नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की कुछ कह सकते हैं अनोखी विशेषताओं पर बात करने वाले हैं। ये जानकारी हमने संविधान पर लिखी गई एक किताब के कुछ हिस्सों से ली है और ये साफ बताते हैं कि हमारा संविधान काफी अलग है। दुनिया भर से प्रेरणा ली पर पहचान अपनी बनाई। हाँ बिल्कुल, इसमें कई परतें हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं क्या खास है इसमें। पहली बात जो शायद सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इसका साइज। हाँ ये तो है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है ये। सही में 1949 में जब ये बना था तब इसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में थे और 8 अनुसूचियां। और आज की तारीख में देखें तो 2019 तक के आंकड़ों के हिसाब से करीब 470 अनुच्छेद हो गए हैं 25 भागों में और 12 अनुसूचियां हैं। इतना बड़ा क्यों है ये? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हमारे देश का विशाल आकार और यहाँ की विविधता। हाँ वो तो है। फिर ऐतिहासिक प्रभाव भी है, जैसे कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसका असर काफी गहरा है। अच्छा। और केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, ये भी एक वजह है। और हाँ, एक बात और, संविधान सभा में ज्यादातर लोग कानून के विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने सब कुछ डिटेल में लिख दिया। हाँ कह सकते हैं। उन्होंने सिर्फ शासन के मूल सिद्धांत ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की काफी सारी बारीकियां भी इसमें शामिल कर दी, ऐसी चीजें जो शायद दूसरे देशों में आम कानूनों पर छोड़ दी जाती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि काफी डिटेल्ड भी है। दूसरी बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि इसे बनाने में कई देशों से मदद ली गई है। हाँ ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था बड़े गर्व से कि इसे दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद तैयार किया गया है। बिल्कुल, और ये छानना महज कॉपी पेस्ट नहीं था। जैसे इसका जो ढांचा है वो काफी हद तक 1935 के एक्ट से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और संसदीय प्रणाली वो ब्रिटेन से। हाँ, संसदीय प्रणाली, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, ये सब ब्रिटिश मॉडल पर है। और भी कई देशों से लिया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तब का यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, लिस्ट लंबी है। पर इस पे आलोचना भी तो हुई होगी कि ये सब उधार का है। हुई थी, बिल्कुल हुई थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। भाई, संविधान के जो मूल विचार हैं उन पर किसी का कॉपीराइट तो होता नहीं है। सही बात है। जरूरी ये था, उन्होंने कहा, कि इन उधार ली गई चीजों को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से बदला जाए, उनमें जरूरी संशोधन किए जाएं। मतलब नकल नहीं, अकल से काम लिया गया। अच्छा, तो ये जो बदलने की बात है ये संविधान के संशोधन के तरीके में भी दिखती है। सुना है ये न ज्यादा सख्त है न ज्यादा लचीला। हाँ, ये तीसरी खासियत कह सकते हैं। कठोरता और लचीलेपन का एक मिश्रण है। कैसे? कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें बदलने के लिए संसद में विशेष बहुमत चाहिए, मतलब 2/3 सदस्यों की मौजूदगी और वोटिंग। ओके। तो कुछ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए इस विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी जरूरी है। अच्छा, ये तो काफी सख्त हुआ। हाँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से ही बदल सकती है, जैसे नए राज्यों का गठन या नागरिकता के नियम। तो ये एक तरह का बैलेंस है। बिल्कुल। कोशिश यही है कि संविधान इतना भी कठोर ना हो कि वक्त के साथ बदल ना सके और इतना लचीला भी ना हो कि कोई भी सरकार इसे आसानी से बदल दे। ये संतुलन वाली बात काफी इंटरेस्टिंग है और शायद यही संतुलन हमें शासन के ढांचे में भी दिखता है, जिसे कहते हैं एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था। मतलब फेडरल सिस्टम है पर सेंटर थोड़ा मजबूत है। सही पकड़ा। इसमें संघवाद की सारी आम विशेषताएं हैं, जैसे 2 स्तर की सरकारें, केंद्र और राज्य, शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब तो हैं। लेकिन साथ ही कई ऐसी चीजें भी हैं जो एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम की तरफ इशारा करती हैं। जैसे एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, हमारे यहाँ राज्यों के अलग संविधान नहीं है। हाँ, ये बात तो है। फिर एकल नागरिकता, हम सब भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। एकीकृत न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और सबसे बढ़कर आपातकालीन प्रावधान। हाँ, इमरजेंसी प्रोविजंस, उसमें तो केंद्र काफी शक्तिशाली हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए संविधान में कहीं भी फेडरेशन या संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है,
यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा। इसीलिए इसे कई नामों से बुलाया गया है, अर्धसंघीय, क्वाजी फेडरल, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, या जैसा आपने कहा रूप में संघीय पर आत्मा में एकात्मक। ये भारत की खास जरूरत को दिखाता है। और भी तो कई विशेषताएं हैं, जैसे संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हमने ब्रिटेन से लिया है ना? हाँ, मोटे तौर पर ब्रिटिश मॉडल पर है, लेकिन कुछ अंतर भी हैं। जैसे हमारा हेड ऑफ स्टेट चुनावा होता है राष्ट्रपति, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत राजा रानी। अच्छा। और न्यायपालिका वो एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी? हाँ, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे की अदालतें एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। और ये स्वतंत्र हैं ताकि बिना किसी दबाव के काम कर सके। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये तो बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये नागरिकों को दिए गए हैं और अगर इनका उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है। और फिर वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, डीएसपी, ये सरकार के लिए एक तरह के नैतिक निर्देश हैं कि उन्हें कैसा राज्य बनाना चाहिए, एक कल्याणकारी राज्य। हालांकि ये कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते। बाद में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई। हाँ, वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सही। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर स्टेट। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। और वोट डालने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। शुरू में 21 साल थी उम्र, अब 18 साल। कोई भी नागरिक जो 18 का हो गया है वोट दे सकता है बिना किसी भेदभाव के। एकल नागरिकता की बात हो ही गई। और कुछ स्वतंत्र निकाय भी है ना, इंडिपेंडेंट बॉडीज? हाँ बिल्कुल, जैसे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्यों के लोक सेवा आयोग। ये सब सीधे संविधान से अपनी शक्ति पाते हैं और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इतनी सारी खूबियां हैं, पर इसकी आलोचना भी तो होती है। हाँ, आलोचनाएं भी हुई हैं। कुछ आम आलोचनाएं हैं कि ये उधार लिया हुआ संविधान है या उधार का थैला है। हाँ, ये तो सुना है। कुछ कहते हैं कि ये 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। कुछ ने इसे अभारतीय या गांधीवादी दर्शन से दूर बताया। और साइज को लेकर भी। हाँ, कि ये बहुत ज्यादा विशाल है और इसकी भाषा काफी जटिल है, कानूनी है, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया। अच्छा। इन आलोचनाओं का, खासकर उधार वाली और 1935 एक्ट की कॉपी वाली बात का, डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब भी दिया था, जैसा हमने पहले भी बात की। उनका कहना था कि अच्छी चीजें कहीं से भी लेने में कोई बुराई नहीं है। मुख्य बात यह है कि उन्हें देश की जरूरतों के हिसाब से ढाला जाए। और 1935 एक्ट से जो प्रशासनिक विवरण लिए गए वो इसलिए क्योंकि वो पहले से मौजूद थे और लोग उनसे परिचित थे। इसमें कुछ नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं समझी गई। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय संविधान कई मायनों में वाकई अनूठा है। अपने आकार में, अपने स्रोतों की विविधता में, कठोरता और लचीलेपन के अपने मिश्रण में, और अपनी संघीय लेकिन एकात्मक झुकाव वाली संरचना में। हाँ, इसमें सिर्फ शासन के बड़े बड़े सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि प्रशासन की बहुत सी बारीकियां भी शामिल हैं। बिल्कुल। और यहाँ हम श्रोताओं के एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। संविधान इतना बड़ा है, इतने सारे स्रोतों से लिया गया है, तो समय के साथ जो इतने बदलाव हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, उनके बाद ये आज की बदलती ज़रूरतों के साथ कितना प्रभावी ढंग से तालमेल बिठा पाया है? और क्या इसकी जो शुरुआती जटिलता थी या जो आलोचना हुई कि ये अभारतीय है, क्या उसने भविष्य में हमारे लिए कुछ चुनौतियां पेश की हैं?